बच्चों हम बात कर रहे हैं अपूर्ण अभिलेखों से किस प्रकार से संस्था अपने लाभ हानि ज्ञात करती है। अपूर्ण अभिलेखों से लाभ हानि ज्ञात करने की दो विधियों के बारे में हमने बात की थी। प्रथम विधि अवस्था विवरण बनाकर या फिर प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी की तुलना कर आप लाभ हानि निकालेंगे, जिसकी बात हमने पिछले वीडियो में की थी। और पिछले वीडियो में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को हल किया था और उससे हमें ये पता चला था कि किस तरीके से प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी की तुलना करके हम वर्ष का लाभ या हानि ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड जो इसकी विधि है वो है अंतिम खाते बनाकर लाभ हानि ज्ञात करना। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि अंतिम खाते कैसे बनेंगे, क्योंकि अपूर्ण लेखा विधि की जो परिभाषा है वो ये है कि जहां पर दोहरा लेखा प्रणाली का पालन नहीं किया जाता या जिन लेखों को बनाने में दोहरा लेखा प्रणाली नहीं अपनाई जाती वो लेखे अपूर्ण लेखे कहलाते हैं। और जहां पर अपूर्ण लेखे रखे जाते हैं वहां पर अंतिम खाते बनाना बहुत ही दुष्कर और बहुत ही कठिन कार्य है, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर दी गई सूचनाएं पूरी नहीं होती है। लेकिन जो सूचनाएं आपको दी गई है उन सूचनाओं की सहायता से हमें बाकी बची हुई सूचनाओं को इकट्ठा करना होगा और उसके बाद में हमें अंतिम खाते यानी कि वित्तीय विवरणों में हमें बनाना होगा व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता और साथ ही साथ तुलन पत्र या चिट्ठा। तो किस तरीके से अंतिम खाते अपूर्ण लेखों में बनाए जाते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर बात करें तो व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा तुलन पत्र कैसे तैयार करेंगे। आप सभी जानते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली में आपको पूरी सूचनाएं दी हुई होती हैं और उन सूचनाओं को आपको केवल सबमिट करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में, और संस्था की आपको लाभ हानि का भी पता चल जाता है और संस्था की आर्थिक स्थिति का भी पता लग जाता है। यहां लेखे अपूर्ण हैं, इस कारण पूरी सूचनाएं नहीं है। तो पहले सूचनाओं को पूर्णता में बदलना होगा, यानी कि कहने का मतलब है जो प्रश्न में सूचनाएं दी गई है उससे बाकी जिन आइटम्स की आपको जरूरत है वो मदें आपको मालूम करनी होगी। तो आइए कैसे करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। व्यापारिक और लाभ हानि खाता तथा तुलन पत्र बनाने के लिए व्यय, आय, परिसंपत्तियां एवं देयताओं की पूरी सूचना होनी चाहिए, यानी व्यय, आय, संपत्ति और लायबिलिटीज जो भी हैं उन सब की आवश्यकता हमें होती है। अधूरे अभिलेखों में लेनदार, नकद क्रय, देनदार, नकद विक्रय, अन्य नकद भुगतान एवं नकद प्राप्ति आदि कुछ मदों का विस्तृत ब्यौरा सरलता से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इस विधि में केवल कौन से खाते रखे जाते हैं, व्यक्तिगत खाते, इसलिए देनदार, लेनदार इनके बारे में जानकारी हो जाती है और साथ ही साथ रोकड़ पुस्तक तो रखी ही जाती है, तो रोकड़ पुस्तक से रोकड़ लेन देनों का पता लग जाता है। लेकिन और भी बहुत सारी मदें हैं, लेकिन कुछ मदें ऐसी भी हैं जिनका निर्धारण परोक्ष रूप से द्विअंकीय तर्क पर किया जाता है और वे यहां पर उपलब्ध नहीं होती। अधिकांश साधारण मदें जो छूट गई हैं अथवा जिन्हें ज्ञात करना है वो निम्न है। ऐसी कौन कौन सी मदें हैं जो आपको यहां पर ढूंढनी होगी। आरंभिक पूंजी, कई बार भाई आपको पता है हम चिट्ठा बनाते हैं और जो पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकलता है उसे कैपिटल में ले जाकर जोड़ते हैं, और अब तक जब आपने वित्तीय विवरण फर्स्ट और सेकंड पढ़ा है तो वहां पर आपको क्या दिया हुआ था, आपको कैपिटल दे रखी थी और आपको केवल नेट प्रॉफिट को ले जाकर उसमें जोड़ना है। लेकिन यहां पर प्रश्नों में आपको हो सकता है कि आपको कैपिटल ना दी जाए, तो सबसे पहले तो आरंभिक पूंजी कैसे ज्ञात करेंगे। हो सकता है आपको क्रेडिट परचेज यानी उधार क्रय ना दिया जाए, उधार विक्रय भी सवाल में गायब हो, बीपी और बीआर की सूचना ना हो, लेनदारों को कितना चुकाया वो ना दे रखा हो। इनमें से कोई, ऐसा सारी मदें नहीं लेकिन कोई मदें गायब हो सकती है। लेनदारों को कितना भुगतान किया या देनदारों से कितना भुगतान प्राप्त किया या अन्य और कोई रोकड़ या आय वैसे संबंधित मद, तो इन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इन मदों से संबंधित कुछ विशेष जर्नल एंट्रियां जो आपने जर्नल एंट्रीज जब सीखी थी तब पढ़ी थी, लेकिन यहां पर वो जर्नल एंट्रीज आना बहुत जरूरी है, तभी हम इन अज्ञात सूचनाओं को ज्ञात कर पाएंगे। तो कुछ मोस्ट एंट्रीज के नोट्स मैंने तैयार किए हैं, वो एंट्रीज मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्हें किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा और उसके बाद हम बनाएंगे अंतिम खाते। कुछ मुख्य जर्नल प्रविष्टियां। सबसे पहले उधार विक्रय की क्या जर्नल प्रविष्टि होती है। डेब्टर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां जर्नल के नियम भी मैं आपको समझाना चाहूंगा।
आपका यहाँ पे जो जर्नल का नियम है वो है पाने वाले को डेबिट किया जाता है और सेल्स आपकी आय है इसलिए उसे क्रेडिट किया है। तो आप कर सकते हैं डेप्टर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर को इसलिए डेबिट क्योंकि वो पाने वाला है और सेल्स विक्रय हमारी आय है इसलिए उसे क्रेडिट किया है। या यहाँ पर ये भी लॉजिक दिया जाता है कि माल खाता है, माल जा रहा है इसलिए माल को क्रेडिट किया जाता है। उसके बाद में उधार माल का क्रय, जब उधार माल खरीदते हैं तो माल आता है इसलिए परचेज अकाउंट को डेबिट, और जिस बंदे से हमने खरीदा है यानी टू क्रेडिटर, माल जिनको बेचा जाता है उन्हें डेटर कहते हैं और माल जिनसे खरीदा जाता है उन्हें क्रेडिटर कहते हैं। तो ये एंट्रीज आपको आनी चाहिए तभी हम उन अज्ञात सूचनाओं को ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने बात करी उधार माल बेचने पर जिसकी एंट्री होगी डेप्टर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर उधार माल खरीदने पर जिसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। नेक्स्ट एंट्री है देनदारों से नकद राशि मिलने पर जिसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। क्यों होगी? क्योंकि कैश अकाउंट पैसा आ रहा है, आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और डेटर देने वाला है। लेनदारों को भुगतान करने पर इसमें पैसा जा रहा है इसलिए एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। एक बार फिर से देखें, उधार माल का विक्रय किया तो उसकी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उधार माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि आगे जाकर हम डेटर अकाउंट या क्रेडिटर अकाउंट बनाने वाले हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी एंट्रीज हैं जो डेटर अकाउंट में जाती है, कौन सी एंट्री ऐसी है जो क्रेडिटर अकाउंट में जाती है। तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। तो उधार माल बेचने पर डेटर टू सेल्स, उधार माल खरीदने पर परचेज टू क्रेडिटर। इसके बाद में देनदारों से पैसा प्राप्त हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि पैसा आया और देने वाले देनदार हैं। लेनदारों को भुगतान किया तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि इसमें पैसा गया और पाने वाले व्यक्ति लेनदार है। लेनदारों से बट्टा प्राप्त होने पर कई बार आप जानते हैं कि हमारे जो लेनदार हैं उन्हें 25,000 रुपए देने हैं लेकिन हमने समय से पहला भुगतान कर दिया उन्हें, तो वो 24,500 रुपए लेने को राजी होकर 500 रुपए का उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट हमारी आय है तो उसे क्रेडिट करेंगे। तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। यहाँ डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि डिस्काउंट हमारी आय है। देनदारों को बट्टा देने पर, जब देनदारों को बट्टा देंगे तो वो हमारी हानि है तो उसे डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। देनदारों से राशि डूबने पर बेड डेट्स आप अच्छी तरह से जानते हैं स्टूडेंट्स, जब कोई देनदार अपनी पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो जो शेष राशि हम प्राप्त करने से रह गई वो बेड डेट्स कहलाती है, जो कि संस्था के लिए हानि है। तो बेड डेट्स की एंट्री होती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। देनदारों द्वारा प्राप्य पत्र स्वीकार करने पर कई बार देनदार जो हैं इमीडिएटली पैसा नहीं दे पाते हैं तो वो हमारे प्राप्य बिल को स्वीकार कर लेते हैं, उसकी एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर। प्राप्य पत्र को बैंक से भुनाने पर, यदि आप प्राप्य पत्र को अपने पास ना रखकर उसे बैंक से भुना लेते हैं तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। भुनाने का मतलब क्या है? जैसे 5,000 रुपए का बीआर है और उसकी रकम आपको 2 माह बाद मिलेगी लेकिन आपको आज ही पैसों की जरूरत है तो आप उसे बैंक से जाकर और 5,000 से कुछ कम राशि पर प्राप्त कर सकते हैं, ये ही भुनाना है। तो इसमें डिस्काउंट हमारी हानि है क्योंकि 5,000 के बदले में 5,000 तो बैंक आपको देगा नहीं, 4,900 या 4,800 रुपये देगा। तो जो हानि आपको हुई वो डिस्काउंट में लिखी जाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ रहा है क्योंकि बैंक आपके खाते में पैसा डाल देगा और बीआर जा रहा है। प्राप्य पत्र को लेनदार को बेचने पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए ए ने बी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा तो ए के लिए बी जो है स्टूडेंट्स वो हो गया डेटर। ए ने सी से माल खरीदा तो सी ए के लिए क्या हो गया? सी ए के लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। हम यहां अपने आप को ए मान रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहां हमें ये बात करनी है कि ए के लिए बी तो है डेटर और सी है क्रेडिटर, यानी कि बी से पैसा लेना है और सी को पैसा देना है। अब यहां पर बात यह है कि हमने जब बी से पैसा मांगा तो बी ने हमको एक बीआर दे दिया जिसकी हमने एंट्री कर दी बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। उसके बाद में जब सी ने हमसे पैसा मांगा तो हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने उठा के ये बीआर जो है वो सी को ट्रांसफर कर दिया, यानी ये अधिकार दे दिया कि इस बिल की राशि आप प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है प्राप्य पत्र का लेनदार को बेचान करने पर, और ये ही एक ऐसी एंट्री है स्टूडेंट्स जिसमें क्रेडिटर और बीआर का आपस में कनेक्शन होता है, वरना डेटर और बीआर आपस में कनेक्टेड होते हैं और क्रेडिटर और बीपी आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो बीआर हमको मिला वो हमने सी को बेचान कर दिया, यानी सी को यह अधिकार दे दिया कि अब बी से देय तिथि पर रकम आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, यानी सी अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो प्लीज ये विशेष एंट्री, इसे ध्यान रखें।
प्राप्य पत्र से राशि प्राप्त होने पर पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। प्राप्य पत्र अनादृत होने पर स्टूडेंट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, प्लीज इसका ध्यान रखें। इसमें मैंने 3 एंट्रीज को शामिल किया है। यदि बीआर, आप जब बिल ऑफ एक्सचेंज नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, विनिमय बिल या तो आप पढ़ चुके होंगे या आप पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जो बिल का लेखक है वो बिल के साथ कई तरीके के उपयोग कर सकता है। वो देय तिथि तक इंतजार कर सकता है और बिल को अपने पास रख सकता है, या फिर वो क्रेडिटर को बेचान कर सकता है, क्रेडिटर को बेचान जो कि मैंने अभी बताया था। इसके अलावा अगर बात की जाए, या फिर वो बैंक से भुना सकता है। तो अनादरण का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अनादरण का मतलब है स्टूडेंट्स, हमने किसी का बीआर लिया, यानी जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि ए ने सी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा, बी से पैसा लेना है, बी ने पैसा ना देकर बीआर दे दिया कि साहब मैं 2 महीने बाद इतने रकम का भुगतान कर दूंगा। ये है बिल, इसे बोलते हैं प्राप्य बिल या प्राप्य विपत्र। 2 महीने तक या तो हम वेट कर सकते हैं, 2 महीने तक हम वेट नहीं कर सकते तो अपने लेनदार को बेचान कर सकते हैं, जैसे अभी हमने सी को बेचा था, या फिर हम इसे बैंक से भुना सकते हैं अगर हमें तुरंत पैसों की आवश्यकता है तो। लेकिन यहाँ बात आती है अनादरण का मतलब क्या है, जब मैं या सी या बैंक जब सी से पैसा बी से पैसा लेने जाएंगे, अगर वो पैसा देने से इनकार कर दे, यानी विनिमय बिल का जब देय तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता, तो वो कहलाता है विनिमय बिल का अनादरण। तो इसमें 3 एंट्रीज हैं। यदि मैंने बिल को अपने पास रखा है तब तो मैं एंट्री करूंगा डेटर टू बीआर, अनादरण की एंट्री। यदि मैंने क्रेडिटर को बेच दिया है तो इसकी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और यदि मैंने बैंक से भुना लिया है तो इसकी एंट्री होगी डेटर टू बैंक। कुल मिलाकर जब बिल का अनादरण होता है तो डेटर तो डेबिट होगा, प्राप्य विपत्र का अनादरण, देय विपत्र का नहीं, प्राप्य विपत्र का जब अनादरण होता है तो डेटर तो डेबिट होगा। यदि बिल को आपने अपने पास रखा है तो टू बीआर, यदि लेनदार को बेचान कर दिया है तो टू क्रेडिटर, और यदि आपने बैंक से भुना लिया है तो टू बैंक। ठीक है, तो ये प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। और यदि प्रश्न में कोई सूचना नहीं दे रखी, के लिए दे रखा है कि देय प्राप्य विपत्र अनादृत हुए, तो फिर फर्स्ट एंट्री करनी है डेटर टू बीआर। इसका मतलब आपने बिल को अपने पास रखा है। लेनदारों के देय बिल स्वीकार करने पर, लेनदारों के द्वारा देय बिल स्वीकार करने पर, लेनदारों ने मतलब लेनदारों के देय बिल स्वीकार करने पर, इसका मतलब हमने लेनदारों के बिल स्वीकार किए हैं, तो इसकी एंट्री होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, क्योंकि इसमें हमें पेमेंट करना होता है। देय बिल का भुगतान करने पर जिसकी एंट्री होती है बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश। और लास्ट एंड फाइनल, यदि देय तिथि पर आप बिल का भुगतान ना कर पाए देय बिल का, तो ये अनादरण ही है होने को तो, लेकिन बीआर के अनादरण की तो एंट्री होती है डेटर टू बीआर टू क्रेडिटर या टू बैंक। लेकिन बीपी के अनादरण की एक सिंपल सी एंट्री होती है बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। तो प्लीज मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 15 एंट्रीज आप तैयार कर लेंगे। जब आप ये 15 एंट्रीज तैयार कर लेंगे तो आपके लिए वो अज्ञात सूचनाएं ज्ञात करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने बात की थी, जैसे कि हमने स्लाइड में बात की थी कि साहब ये मदें गायब हो सकती हैं, तो इन मदों को किस किस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। ये जो जर्नल एंट्रीज मैंने आपको बताई है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। चलिए अब बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मदें हैं जिन्हें हम ज्ञात करें। जैसे कि पहला पॉइंट हमने बात की थी आरंभिक पूंजी। प्रारंभिक पूंजी अगर प्रश्न में नहीं दी गई है तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही आसान। जैसा कि आपने फर्स्ट मेथड में सीखा है, प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी की तुलना करके, जब प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी की तुलना करने के लिए हमें कौन कौन सी कैपिटल चाहिए होती है, ओपनिंग कैपिटल भी चाहिए होती है और क्लोजिंग कैपिटल भी चाहिए होती है। और अगर ये कैपिटल प्रश्न में नहीं दी जाती है तो हमें बनाना होता है अवस्था विवरण यानी स्टेटमेंट ऑफ फेयर, जो कि बिल्कुल तुलन पत्र की तरह बनता है। तुलन पत्र नहीं है लेकिन बनता बैलेंस शीट की तरह ही है। उधर हम असेट्स में असेट्स के आइटम लिखकर, कुछ आइटम हमें लायबिलिटीज के दिए तो वो लिखते हैं, और अंतर की राशि को हम कहते हैं कैपिटल। तो यदि प्रारंभिक पूंजी आपको प्रश्न में नहीं दी गई है तो आपको बनाना होगा वर्ष के प्रारंभ का अवस्था विवरण, और उस अवस्था विवरण से आपको वही असेट्स की मदों को लिखने के बाद लायबिलिटीज में कम पड़ेगा, जो अंतर की राशि होगी वो प्रारंभिक पूंजी होगी। यदि प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी नहीं दी गई है तो वर्ष के प्रारंभ का स्थिति विवरण या अवस्था विवरण बनाकर पूंजी ज्ञात कर ली जाती है। इस चीज से आप परिचित है, इसको मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट मेथड में हमने समझा है। सेकंड पॉइंट आता है यदि उधार क्रय सवाल में नहीं दिया गया है कि हमने कितना माल उधार खरीदा है, या कुल मिलाकर आपको क्रय ही सवाल में नहीं दिया गया है, तो फिर किस तरीके से आप निकालेंगे। यदि प्रश्न में उधार क्रय की राशि नहीं दी गई है तो क्या बनाया जाता है, कुल लेनदार खाता टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाया जाता है, और उसे बनाकर आप क्रेडिट परचेज यानी उधार क्रय को ज्ञात कर सकते हैं। अब टोटल क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है ये आपके लिए नई चीज है, तो इसके लिए हम लेकर आए हैं टोटल क्रेडिटर का फॉर्मेट। और अब आपको बात समझाते हैं, जरा गौर कीजिएगा।
हमें यहाँ पर बहुत से खाते बनाने होंगे, तो पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि वो असेट्स का आइटम है या लायबिलिटीज का। मेरे कहने का मतलब वो संपत्ति का है या दायित्व का। तो सबसे पहले आप सुन लें, डेटर संपत्ति होते हैं, आप जानते हैं, और क्रेडिटर लायबिलिटीज होते हैं। इन्हीं की बात हम करते हैं। अगर कोई दायित्व पक्ष की मद है तो उसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट में लिखा जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस जो है स्टूडेंट्स वो डेबिट में लिखा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कब? जब कोई मद दायित्व पक्ष की है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में, जो कि आपको सवाल में दे रखा होगा। अगर आपको परचेज ज्ञात करनी है तो आपको ये चीजें दे रखी होगी, लेनदारों का प्रारंभिक शेष, लेनदारों का अंतिम शेष। तो लेनदारों का प्रारंभिक शेष आपको क्रेडिट में लिखना है। अब आप बोलेंगे सर क्रेडिट में ही क्यों लिखना है? क्योंकि ये लायबिलिटीज है, और डेबिट में अंतिम शेष लिखना है। इसके अलावा और कुछ व्यवहार जो दे रखे होंगे उनकी जर्नल एंट्रीज आपको बनानी, जैसे मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। यहां लिखा हुआ है टू कैश, इसका मतलब हमने लेनदारों को पैसा चुकाया होगा, तो एंट्री की होगी क्रेडिटर टू कैश। अगर चेक से चुकाया होगा तो क्रेडिटर टू बैंक। अभी मैंने बीपी की एंट्री बताई। यदि हम अपने लेनदारों की बीपी को स्वीकार करते हैं, जैसा कि यहां पर दे रखा, आप देख सकते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, ये लेनदारों के देय बिल को स्वीकार करने पर। तो अगर आप क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी एंट्री कर रहे हैं लेनदारों के बिल को स्वीकार करने पर, तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बीपी। तो जरा ध्यान से प्लीज इन चीजों को समझें। ये देखिए आप, टू बीपी, ये जर्नल एंट्री से बन जाएगा। ये भुगतान करने की क्रेडिटर टू कैश, अगर टू बैंक कब आएगा? जब आपने चेक से भुगतान किया है, और टू बिल्स पेएबल यानी जब आपने लेनदारों के बीपी को स्वीकार किया है। इसके अलावा अगर बात करें तो लेनदारों से बट्टा मिलने पर एंट्री होते क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। ये देखिए टू डिस्काउंट आ गया। अगर क्रेडिटर माल लौटाएंगे तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। भाई हम क्रेडिटर को माल लौटाएंगे तो हम जिससे हमने माल खरीदा उसे माल लौटाएंगे तो माल जाएगा। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री मैंने लिखवाई नहीं है, आप ध्यान रखें। परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया जाता है, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो यदि हमने जो लेनदार को चेक दिया था, वो लेनदारों का जो चेक है हमने चुकाया था क्रेडिटर्स को टू बैंक, तो हमने एंट्री कर दी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके बाद में अगर बात करें तो टोटल क्रेडिटर को जो चेक हमने चुकाया है वो अगर डिसऑनर्ड हो जाता है तो हमारा बैंक बैलेंस वापस से बढ़ जाएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। इसके बाद में बात करें तो ये बाय बैंक आ जाएगा। इसके बाद में अगर बिल्स डिसऑनर्ड हो जाए, जिसकी एंट्री ये रही स्टूडेंट्स, देय तिथि पर बिल का भुगतान नहीं करने पर तो बीपी टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट में लिखेंगे बाय बीपी। इस तरीके से ये सारी मदों को लिखने के बाद जोड़ बाकी करेंगे और अंतर की राशि आ जाएगी बाय परचेज, क्योंकि उधार माल खरीदने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला कि उधार क्रय हुई है? अरे उधार क्रय है तभी तो सवाल में लेनदार के प्रारंभिक और अंतिम शेष दे रखे हैं, क्योंकि अगर सारा क्रय नकद होगा तो लेनदार जैसी कोई चीज होगी ही नहीं। अब इसको समझने के लिए आइए आपको एग्जांपल समझाते हैं। बाकी सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं समझ में आ रही है ओपनिंग बैलेंस को ध्यान रखना क्रेडिट में लिखने हैं क्रेडिटर के, और क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट में लिखते हैं। बाकी तो हम एंट्रीज से आपको समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए निम्न लेन देन किसान फूड सप्लाई से संबंधित है। आपको लेनदारों का प्रारंभिक शेष, अंतिम शेष दे रखा है, रोकड़ भुगतान दे रखा है, प्राप्त बट्टा दे रखा है। पहले मैं बात करना चाहूंगा ओपनिंग बैलेंस को बाय बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस को टू बैलेंस सीडी लिखा जाएगा। हमने लेनदारों को चुकाया जिसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, और हमने लेनदारों से बट्टा प्राप्त किया जिसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। तो आइए क्रेडिटर अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, ये क्रेडिटर अकाउंट का फॉर्मेट है स्टूडेंट्स। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की बात करना चाहूंगा। लेनदारों का आरंभिक शेष दे रखा है 40,000। इसके बाद में अगर बात की जाए तो लेनदारों का जो अंतिम शेष है स्टूडेंट्स वो दे रखा है 50,000, ये यहां लिख देंगे आप। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो लेनदारों को चुकाया, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है लेनदारों को रोकड़ का भुगतान किया, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा टू कैश। लेजर ही कर रहे हैं हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये है 85,000। इसके बाद में दे रखा है प्राप्त बट्टा जिसकी एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो ये लिख दे टू डिस्काउंट 2,000। और अब इसका टोटल लगा ले 1,37,000 इसका योग आ रहा है स्टूडेंट्स। 1,37 में से 40,000 को लेस कर दें। आपकी परचेज की राशि निकल कर आती है 97,000 रुपए। इस तरीके से आप
प्रश्न में नहीं दी गई सूचनाओं को ज्ञात करेंगे दी गई सूचनाओं की सहायता से। आपको बात समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। क्रेडिटर अकाउंट में कोई जरूरी नहीं इससे परचेज ज्ञात किया जाए, हो सकता है इससे देनदार जो लेनदार हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस ज्ञात किया जाए, तो फिर आपको परचेज दे रखा होगा। तो कुल मिलाकर किसी भी खाते से संबंधित 2-3 मदें दे रखी होंगी और एक अज्ञात मद आपको उसका खाता बनाकर ज्ञात करनी है, लेकिन मोस्टली लेनदार खाते से मालूम किया जाता है क्रय की राशि। समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, विक्रय की राशि को कैसे ज्ञात करेंगे। उधार विक्रय की राशि ज्ञात करने के लिए हमें क्या बनाना होगा, देनदार खाता। यदि प्रश्न में उधार विक्रय की राशि नहीं दी गई है तो कुल देनदार खाता यानी टोटल डेटर अकाउंट बनाकर उसे ज्ञात किया जा सकता है, जिसका प्रारूप निम्न प्रकार है। अब ये असेट्स का है तो इसका ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो टू बैलेंस बीडी होगा और क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो बाय बैलेंस सीडी होगा, और बाकी मदे जो लिखेंगे वो तो जर्नल एंट्री बनाकर लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये डेटर अकाउंट का फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा है और सबसे नीचे हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा है। बाकी मदों को बात करना चाहूँगा, कौन कौन सी मदें इसमें ऐसी लिखी गई हैं। जैसे देनदारों से हमें राशि प्राप्त होती है तो हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो हम देनदार में लिखेंगे बाय कैश। अगर कैश की जगह चेक प्राप्त होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो हम लिखेंगे बाय बैंक। इसके अलावा हमने देनदारों को बट्टा दिया तो बट्टा हमारी हानि है तो हानि को डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये लिख देंगे बाय डिस्काउंट। अगर हमारी राशि डूबी है देनदारों से तो बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये आ जाएगा बाय बेड डेट्स। अगर देनदारों ने बेचा हुआ माल वापस लौटाया है तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय सेल्स रिटर्न। अगर देनदारों से कोई बिल प्राप्त हुए हैं, प्राप्य बिल यदि उन्होंने स्वीकार किए हैं तो आप एंट्री करेंगे बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये आ जाएगा बाय बीआर। ये सारी एंट्रीज स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले क्लियर कराई है। इसके बाद चलते हैं, यदि बिल का टाइम से पेमेंट नहीं कर पाए और बिल आपके पास ही रखा हुआ है, लेकिन जब आप बिल का पेमेंट लेने गए तो सामने वाले ने बिल का पेमेंट करने से मना कर दिया, तो ये कहलाता है बिल का अनादरण, जिसकी एंट्री आपको नोट्स में बताई गई है डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, टू क्रेडिटर, टू बैंक। लेकिन वो 3 अलग अलग एंट्रीज हैं। जब प्रश्न में कोई सूचना नहीं तो आप ये मानेंगे कि बिल को आपने अपने पास रखा है, जिसकी एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो ये आ गया टू बीआर। अगर चेक डिसऑनर्ड हो गया तो आपका बैंक बैलेंस कम होगा, क्योंकि जब देनदारों ने चेक दिया था तो आपने बैंक बैलेंस बढ़ाया था, पता चला अरे देनदारों ने जो चेक दिया वो तो अनादृत हो गया, इसका मतलब आपके खाते में पैसा नहीं जुड़ा है, तो आपको अपना बैंक बैलेंस कम करना होगा, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये जो है स्टूडेंट्स, ये अज्ञात मद ज्ञात करेंगे, इधर का टोटल लगा लेंगे, जोड़ लगाने के बाद इधर के जोड़ को घटाएंगे और अंतर की राशि जो आएगी वो आएगी टू सेल्स, क्योंकि उधार माल बेचने की जो प्रविष्टि होती है वो होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आइए इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। आपको देनदार ओपनिंग दे रखे हैं 50,000, आपको क्लोजिंग देनदार दे रखे हैं स्टूडेंट 70,000, देनदारों से प्राप्त धन राशि आपको दे रखी है स्टूडेंट 60,000, प्रदत्त बट्टा 1,000, प्राप्य पत्र 30,000, डूबत ऋण 3,000। तो सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 70,000 दिखाएंगे। उसके बाद देनदारों से प्राप्त धनराशि कितनी 60,000, जिसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेप्टर, तो लिखेंगे बाय कैश। प्रदत्त बट्टा जिसकी एंट्री होगी डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो लिखेंगे बाय डिस्काउंट। प्राप्य पत्र तो इसकी एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय बीआर। डूबत ऋण इसकी एंट्री होगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय बेड डेट्स। आइए शुरू करते हैं देनदार खाता। ओपनिंग बैलेंस 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस जो कि आपको दे रखा है 70,000। देनदारों से प्राप्त राशि जिसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय कैश लिख दीजिए 60,000। 1,000 रुपए बट्टा मिला है तो लिख दीजिए बाय डिस्काउंट 1,000। इसके बाद में अगर बात की जाए तो प्राप्य पत्र 30,000 के आपको देनदारों से प्राप्त हुए, तो जिसकी एंट्री होगी बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय बीआर 30,000। बेड डेट्स की अगर बात की जाए तो 3,000 रुपए बेड डेट्स हमारी हानि है, जिसकी एंट्री होती है बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बाय बेड डेट्स 3,000। और अब लगा दीजिए टोटल, तो इसका जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 1,64,000, 1,64,000 रुपए, 1,64,000 रुपए। और 1,64,000 में से 1,64,000 में से आप लेस कर दीजिए 50,000 रुपए, तो आपकी जो सेल्स है स्टूडेंट्स वो निकल कर आ जाएगी
1,14,000 रुपए, ये आप टू सेल्स मानते हुए लिख दीजिए और टोटल लगा दीजिए 1,64,000। टोटल डेटर अकाउंट बनाकर उधार विक्रय की राशि की गणना कैसे की जाती है, इसे समझने के बाद अब बढ़ते हैं आगे। प्राप्य पत्र का निर्धारण, यानी कि यहां पर आपको टोटल डेटर, अभी तक हमने 3 खातों की बात कर ली या 2 खाते और एक स्टेटमेंट की बात कर ली। अगर आपको सवाल में विक्रय ही नहीं दिया हुआ तो आपको डेटर अकाउंट बनाना होगा, डेटर से संबंधित बाकी मदें दे रखी होगी। यदि आपको क्रय नहीं दिया गया तो आपको टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना होगा। इसी के साथ साथ यदि सवाल में बीआर बीपी के शेष दे रखे हैं लेकिन उनसे संबंधित और सूचनाएं नहीं है, अब आप बोलेंगे सर उनसे संबंधित क्या सूचनाएं हो सकती है, जैसे बीआर का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है लेकिन आपको यह नहीं बताया गया कि साल के दौरान बीआर से कितनी राशि प्राप्त हुई है या साल के दौरान कितने बीआर देनदारों से प्राप्त हुए हैं। अगर यह सूचना नहीं है तो आपको बीआर अकाउंट बनाकर वो सूचना निकालनी होगी। तो चलिए बात करते हैं। यदि प्रश्न में प्राप्य विपत्र का प्रारंभिक शेष व अंतिम शेष तो दिया है लेकिन वर्ष के दौरान प्राप्य विपत्र या प्राप्त राशि, यानी कितने देनदारों से प्राप्य विपत्र हुए हैं वो नहीं दे रखा है, या फिर आपको नहीं बता रखा है कि कितनी राशि प्राप्त हुई है प्राप्य विपत्रों से, तो प्राप्य विपत्र खाता बनाकर इसे ज्ञात किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात आप दिमाग में लाइए कि बीआर अकाउंट क्या है, असेट्स का आइटम है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस इधर और क्लोजिंग बैलेंस उधर। ये इसका फॉर्मेट है, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस ईडी। एक ही बात, असेट्स क्या ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में। लायबिलिटीज का कोई खाता है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में। इसके बाद में अब बात करते हैं, हमने बीआर देनदारों से स्वीकार करवाए तो उसकी एंट्री होती है बीआर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो ये टू सन्ड्री डेटर। मान लीजिए ड्यू डेट पर टाइम से पैसा देने से मना कर दिया देनदारों ने कि हम अपने बीआर का अभी भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो वो कहलाता है बिल का नादरण। और जब बिल का नादरण होता है स्टूडेंट्स तो वैसे तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर या टू बैंक या टू क्रेडिटर, लेकिन जब कोई सूचना नहीं है कि ऐसा लिखा हुआ है नादरित प्राप्य विपत्र तो इसका मतलब आपने ड्यू डेट तक बिल को अपने पास रखा है, तो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। तो बीआर डेटर अकाउंट में तो आएगा टू बीआर और बीआर अकाउंट में आएगा बाय डेटर, तो ये लिखा हुआ है बाय डेटर। इसके अलावा बीआर से कोई राशि प्राप्त होती है तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो ये लिखा हुआ है बाय बैंक। अब आप बोलेंगे इसमें अज्ञात मद क्या है, अज्ञात मद ये हो सकती है, तो कम पड़े तो डेटर इधर लिख सकते हैं, या अज्ञात मद ये भी हो सकती है लेकिन दोनों में से कोई एक होगी तो उस हिसाब से आप ज्ञात कर लें। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ साथ अब आगे बात करते हैं देय विपत्र का निर्धारण। अब बात कर रहे हैं बीपी की। बीपी का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो आपको दिया हुआ है लेकिन या तो आपको यह नहीं बता रखा कि हमने बीपी के लिए कितनी नगद राशि इस साल चुकाई या फिर कितने लेनदारों के हमने बीपी स्वीकार किए। इन दोनों सूचनाओं को अगर नहीं दिया गया है या दोनों तो नहीं, खैर दोनों में से कोई एक आपके पास हो सकता है उपलब्ध ना हो, तो आप बीपी अकाउंट बनाकर उसे ज्ञात कर सकते हैं। बीपी एक लायबिलिटीज का खाता है, बीपी अकाउंट एक दायित्व पक्ष का खाता है, एक लायबिलिटीज का खाता है और लायबिलिटीज के खाते को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं डेबिट में। बाकी की जर्नल एंट्रीज से आपको समझाएंगे। देखिएगा जरा, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। इसके अलावा अब बात करते हैं, हमने लेनदारों के बीपी स्वीकार किए तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो क्रेडिटर में तो आता है टू बीपी और बीपी में आता है बाय क्रेडिटर, तो ये लिख दिया बाय सन्ड्री क्रेडिटर। इसके अलावा बात की जाए तो पैसा चुकाने की, बीपी को पैसा चुकाने की एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, तो ये लिखेंगे टू बैंक। और यदि देय तिथि पर आप बीपी का पेमेंट नहीं कर पाते तो एंट्री होती है सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर, तो ये आ जाएगा टू सन्ड्री क्रेडिटर। अब आप बोलेंगे सर इसमें मिसिंग क्या हो सकता है मिसिंग ये हो कितनी राशि चुकाई, या ये हो सकता है कि वर्ष के दौरान कितने बीपी हमने स्वीकार किए। तो इस तरीके से आप इन अज्ञात मदों को खाते बनाकर ज्ञात कर सकते हैं। ये ही सबसे मोस्ट अकाउंट है, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, बीपी अकाउंट और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स ओपनिंग कैपिटल के लिए। और एक बात और, यदि प्रश्न में बीआर बीपी में ये मद नहीं है, बाय सन्ड्री क्रेडिटर या बीआर अकाउंट में ये जो आपका ये दिया हुआ है टू सन्ड्री डेटर, अगर ये गायब है तो आपको पहले बीआर बीपी अकाउंट बनाने होंगे, क्योंकि बीआर बीपी अकाउंट से जो इंफॉर्मेशन निकलेगी वो इंफॉर्मेशन सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर को इंपैक्ट करेगी। इसलिए पहले आपको बनाने होंगे बीआर बीपी ऐसी सिचुएशन में और फिर बनाने होंगे सन्ड्री डेटर और सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट। अब बात करते हैं इन दोनों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल की।
उदाहरण के लिए निम्नलिखित आंकड़े मैसर्स एस सेनापति की पुस्तकों से प्राप्त किए गए हैं। आरंभिक प्राप्य पत्र, आरंभिक देय विपत्र, ये ओपनिंग बैलेंस बीआर का है, ये ओपनिंग बैलेंस बीपी का है। प्राप्य विपत्र अनादृत, तो प्राप्य विपत्र अनादृत की एंट्री होती है स्टूडेंट्स डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। देय विपत्र अनादृत, देय विपत्र अनादरण की एंट्री होती है बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अंतिम देय विपत्र ये क्लोजिंग बैलेंस है। वर्ष के दौरान संग्रहित विपत्र यानी बीआर से पैसा मिला तो इसकी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। और अंतिम प्राप्य विपत्र यानी कि बीआर का क्लोजिंग बैलेंस। आइए बात करते हैं सबसे पहले बीआर अकाउंट की। बीआर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है 5000, तो सबसे पहले लिख दीजिए टू बैलेंस बीडी 5000 और क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 4000। अब बीआर से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्री है स्टूडेंट्स, वो बात करते हैं। बीआर से रिलेटेड जो एंट्री है बीआर से रिलेटेड एंट्री की अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो टिक हमने कर ही लिए हैं। प्राप्य विपत्र अनादृत और वर्ष के दौरान संग्रहित विपत्र, ये प्राप्य विपत्र से रिलेटेड है। तो प्राप्य विपत्र अनादृत की एंट्री होती है डेटर टू बीआर, तो लिखेंगे टू बीआर, सॉरी बीआर अकाउंट है तो डेटर टू बीआर, डेटर टू बीआर तो बाय सन्ड्री डेटर बिल अनादृत होने की एंट्री होती है डेटर टू बीआर, तो बीआर अकाउंट में लिखेंगे बाय सन्ड्री डेटर और ये लिखेंगे 2000 रुपए। इसके बाद में अगर बात की जाए तो देनदारों से कितना, प्राप्य विपत्रों से कितनी राशि मिली, तो प्राप्य विपत्रों से 12000 रुपए मिले जिसकी एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर, तो ये लिखेंगे बाय बैंक 12000 और इन सभी मदों का जोड़ लगा लीजिए और फिर अंतर की राशि आपको पता चल जाएगी कि देनदारों से कितने प्राप्य विपत्र प्राप्त हुए। तो जब आप इसका जोड़ लगाते हैं तो ये जोड़ आता है 18000। 18000 में से 5000 रुपये अगर आप लेस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर में स्टूडेंट्स ये आ जाता है आपके 13000 रुपये। इसका मतलब वर्ष के दौरान 13000 रुपये के देनदारों से आपको बीआर प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं बीपी अकाउंट की। बीपी अकाउंट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो बीपी अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस सबसे पहले देख लें। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो ये ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है और बीपी से रिलेटेड एक आइटम ये है, बस 3 ही आइटम है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखें 37500 क्रेडिट में, 37500 क्रेडिट में। इसके अलावा अगर बात की जाए तो क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है 52500, तो क्लोजिंग बैलेंस को आप लिख दें 52500 और एक एंट्री और दे रखी है क्या, देय विपत्र अनादृत। और जब बीपी अनादृत होते हैं तो इसका मतलब आपने अपने लेनदारों को बीपी का पेमेंट करने से ड्यू डेट पर मना कर दिया, तो आप एंट्री करेंगे बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो बीपी अकाउंट में लिखेंगे टू क्रेडिटर 66750। अब इसका टोटल लगा लीजिए और उसमें से 37500 को लेस कर दीजिए, तो आप इसका जब टोटल लगाएंगे तो ये आएगा 1,19,250 और इसमें से आप लेस कर दीजिए 37,500। ₹81,750 के देनदार आपको लेनदारों से ये स्वीकृति के लिए बीपी प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ लिख दीजिए आप 81,750। आपने उन्हें स्वीकृति देकर आपने उन्हें स्वीकृति प्रदान की है 81,750 रुपए की और टोटल है 1,19,250, 1,19,250। तो स्टूडेंट्स अब वर्किंग नोट में हम 5 अकाउंट्स बनाकर अज्ञात सूचनाओं को निकाल सकते हैं। कौन कौन से, स्टेटमेंट ऑफ फेयर, टोटल डेटर अकाउंट, टोटल क्रेडिटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, पीपी अकाउंट, इसी के साथ कैश अकाउंट जो आपको पहले से बनाना आता है, तो इसका कुछ भी मैंने फॉर्मेट लिया नहीं है। कैश अकाउंट में इधर सारे रिसिप्ट लिखी जाती है और इधर सारे पेमेंट लिखे जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस 2 में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस बाय में आएगा, क्योंकि जो कैश अकाउंट है वो एक असेट्स का आइटम है। तो रोकड़ खाता जो है, रोकड़ खाता बनाकर रोकड़ का प्रारंभिक शेष, अंतिम शेष, देनदारों से प्राप्ति या लेनदारों को भुगतान या अन्य कोई आगम या व्यय का पता लगाया जा सकता है। यानी कैश अकाउंट से भी कोई भी
अंतिम सूचना को ज्ञात किया जा सकता है। जो सूचना आपके पास उपलब्ध नहीं है उसे कैश अकाउंट बनाकर भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज हमने जो सेकंड विधि है अपूर्ण लेखों की, सेकंड विधि जो है कि अंतिम खाते किस तरीके से बनाया जाए उसके संबंध में डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम सेकंड विधि के जो आपके पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण दिए हुए हैं उन्हें लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।